क्या भारत अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं बचा? क्या भारत से लोकतंत्र जड़ से उखड़ जाएगा? क्या भारत की भूमि के ऊपर अंधकार के काले बादल मंडरा रहे हैं? इसे देखिए, मार्च 2024 में प्यू रिसर्च ने सर्वे किया जिसमें पाया गया कि 85% इंडियंस ऑथोरिटेरियन स्टेट को सपोर्ट कर। क्या लोगों के हृदय से डेमोक्रेसी से विश्वास उठ गया है? अगर हाँ तो क्यों? उससे भी जरूरी सवाल, क्या एक देश को चलाने के लिए, एक राष्ट्र को चलाने के लिए लोकतंत्र ही अकेला रास्ता है? लोकतंत्र अच्छा है या लोकतंत्र बुरा है? तो आइए डेमोक्रेसी के एक एक पुर्जे को अलग अलग करके देखते हैं। देश को चलाने के लिए एक प्रॉपर गवर्नमेंट सिस्टम की जरूरत होती है। ये गवर्नमेंट सिस्टम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मोनार्की, थियोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ओलिगार्की, टोटलिटेरियनिज्म और डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, स्पेशली रूल ऑफ मेजॉरिटी। वर्तमान में कई देश डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू गवर्न होते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का इतिहास आज का नहीं, कई साल पुराना है। डेमोक्रेसी के एवोल्यूशन को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं: एंशिएंट ओरिजिन, मिडिल एजेस और मॉडर्न एरा। एंशिएंट एरा में 400 बीसी के आसपास मेसोपोटामिया में सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की शुरुआत करते हैं। 500 बीसी के अराउंड एंशिएंट एथेंस के लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी की शुरुआत करते हैं, जहां लोग डायरेक्टली लॉज एंड पॉलिसी में वोट करते थे। 509 बीसी में रोमन रिपब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की शुरुआत करता है, जहां लोगों के द्वारा चुने हुए लोग उनके बिहाफ से डिसीजंस लेते थे। मिडिल एज में आकर एक बड़ा चेंज दिखा 1215 में। इंग्लैंड मैग्ना कार्टा पास करता है। मैग्ना कार्टा एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है द ग्रेट चार्टर, जो इंग्लैंड के राजसी परिवार को लिमिट करता था, जो बात करता था हर एक नागरिक समान है, चाहे वो राजा हो या कोई आम नागरिक, और सब पर एक ही कानून लागू होता था, नो वन एबव लॉ। मॉडर्न एरा की ओर बढ़े तो 17th और 18th सेंचुरी में काफी बड़े परिवर्तन दिखे। 17th सेंचुरी में बड़े थिंकर जैसे जॉन लॉक, जीन जॉक्स रूसो ने सोवरेनिटी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पर बहुत काम किया। 1775 से 1783 तक हुई अमेरिकन रिवॉल्यूशन और 1789 से 1799 तक हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने डेमोक्रेसी का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। 20th सेंचुरी में आते आते डेमोक्रेसी में सोवरेनिटी, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिविजुअल्स राइट्स जैसे आइडियाज शामिल होने लगे। लेकिन डेमोक्रेसी ऊपर ऊपर से जितनी अच्छी दिखती है, अंदर उतनी ही खोखली है। डेमोक्रेसी से जुड़ी पहली समस्या है क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां पर बिजनेसमैन सरकार और सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। जरा फिर से पीछे चलते हैं, जहां पर मॉडर्न डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी। अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ 1775 में, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन हुआ 1776 में, और 1776 में ही स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस पब्लिश की। इस बुक में उन्होंने बताया कि कोई भी देश जो डेवलप्ड बनना चाहता है उसका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होना चाहिए, और ये इकोनॉमिक सिस्टम था कैपिटलिज्म। बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, अमीरों को और ज्यादा अमीर बनाती है, गरीबों को और ज्यादा गरीब बनाती है। अमेरिका जो अभी अभी नया देश बना था, उसे ये सिस्टम बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत ही प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल बात करती है। इंटीग्रल पार्ट के रूप में डेमोक्रेसी, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी भी इस पार्ट का हिस्सा होगी। इस सिस्टम से करप्शन के चांसेस चरम पर पहुंच गए। सरकार और बिजनेसमैन के बीच साठगांठ चलती रहती है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में जीता जागता उदाहरण है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। दूसरी समस्या है बाय द पीपल फॉर द पीपल। बाय द पीपल फॉर द पीपल एक बेसिक डेमोक्रेटिक आइडिया है जिसका सिंपल सा मतलब है कि अल्टीमेट पावर नागरिकों के हाथ में होगी और गवर्नमेंट सिर्फ नागरिकों के हित में ही काम करेगी, जबकि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। जनता से वोट और अमीरों से नोट लेकर जब कोई पार्टी पावर में आएगी तो निश्चित है कि जिन्होंने डोनेशन दिया है उनके फेवर्स में काम करेगी, क्योंकि आम जनता तो सिर्फ एक मोहरा है सत्ता में आने के लिए। आप आर्ग्यू कर सकते हैं, है तो पावर जनता के हाथ में। अगर कोई सरकार नागरिकों के हित में काम नहीं कर रही है तो 5 साल बाद उसे हटा सकती है। लेकिन यही तो ट्विस्ट है, कितना आसान होता है लोगों को मैनिपुलेट करना। रिलीजन खेल लो, जाति जाति खेल लो, नफरत भर के वोट बटोर लो और इलेक्शन जीत लो। दूसरे तरीके से समझते हैं, 2 लोग इलेक्शन में खड़े हुए, जिसमें एक डॉक्टर है और दूसरा मिठाई वाला। इलेक्शन कैंपेन में डॉक्टर कहता है, दोस्तों मैं एक डॉक्टर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, समस्याओं को समझता हूँ। अगर आप लोग मुझे वोट देकर जिताएंगे तो मैं सबका
फ्री इलाज करूंगा। दूसरी ओर मिठाई वाला कहता है ये सब बकवास बातें कर रहा है। आपने देखा है डॉक्टर कैसे इंजेक्शन लगाते हैं, कितनी कड़वी दवाई देते हैं, ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, ये आपको कितना दर्द देते हैं, आपने देखा है या नहीं? मुझे देखो, मेरी मिठाइयों की दुकान है, मैं कभी दर्द नहीं देता, मैं तो खुशियां बांटता हूँ। इसलिए मेरी सरकार आते ही 5 साल तक सबको मिठाइयाँ खिलाऊंगा, वो भी फ्री में। जितनी चाहो मिठाइयाँ खाओ। इस मैनिपुलेशन से जनता किसे चुनेगी ये अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। तीसरी समस्या है नो रिकॉल मैकेनिज्म। मान लेते हैं मिठाई वाले के आने के बाद सारे लोगों ने भर भर के मिठाइयाँ खाई। 3 महीने बाद पता चलता है कि 60% लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापे जैसी बीमारियां होने लगी। इस प्रकार उन 60% लोगों को अब समझ में आया कि अरे नहीं, गलती कर दी है सरकार चुनकर। अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि सरकार बदल दें, उनको 5 साल झेलना ही पड़ेगा। फोर्थ प्रॉब्लम है अनएजुकेटेड लेजिस्लेचर। मीडिया को छोड़ दें तो डेमोक्रेसी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को एग्जीक्यूट करना, जुडिशरी का काम होता है लॉज को इंटरप्रेट करना कि ये कानून संवैधानिक हैं या नहीं। जुडिशरी का पार्ट होने के लिए किसी को भी हाईली क्वालिफाइड और एजुकेटेड होना ही पड़ेगा। इसमें आते हैं लीगल प्रोफेशनल्स जैसे जजेस और लॉयर्स। एग्जीक्यूटिव का पार्ट होने के लिए भी आपको हाईली क्वालिफाइड और एजुकेटेड होना ही पड़ेगा। इसमें आते हैं IAS, IPS। बट गेस व्हाट, लेजिस्लेटिव जो कानून बनाता है उसका पार्ट होने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन और एजुकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें आते हैं MLAs यानी विधायक, MPs यानी सांसद, इंक्लूडिंग डिफरेंट मिनिस्टर्स जैसे चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स। मतलब समझ रहे हो आप, कानून बनाना उनके हाथ में है जो अंगूठा छाप है, और उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना, इंटरप्रेट करना उनके हाथ में है जो हाईली क्वालिफाइड है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। ये है कुंवर पाल गुर्जर, हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर, जहाँ विधानसभा में इनसे 1,07,636 ना पढ़ा जा रहा है। 1,07,636 करोड़ रुपए का उपयोग कर। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं।